सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर जो कि एनसीईआरटी के आपको चैप्टर के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे जो कि है एक एमसीक्यू। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो एक बार चलिए हम पढ़ लेते हैं। पहला है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। हम एक एक करके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल। अगर आपको याद होगा तो इट वाज नॉट रॉबर्ट ब्राउन बट इट वाज हुक। याद है आपको? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? अगर आपको कुछ ईयर याद है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन सी बुक थी अगर आपको याद होगा, माइक्रोग्राफिया करके। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो अगर हम इसमें बात करें कि शेल्डन एंड स्वान, तो ये एक तरह से सच ही है। ठीक है, शेल्डन स्वान ने, बट इसमें वर्डचाओ भी बाद में हम कह सकते हैं ऐड हुआ था। ओके, वर्डचाओ एक्सप्लेन दैट द सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी सच है, वर्डचाओ ने ही बताया था कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, यानी ये भी सही है, बी भी सही है अभी तक। और डी है अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद अ सिंगल सेल। तो हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आराम से कोई भी एक्टिविटी खुद से परफॉर्म कर सकता है, वो जिंदा रह सकता है। तो इसमें ध्यान से पढ़ना है कि ये करेक्ट नहीं पूछ रहा, कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो है वो हमारा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऑप्शन गलत है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल की, ना कि रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अगर आपको रॉबर्ट ब्राउन है तो याद है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, मैंने उसमें बताया भी था कि जैसे न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस उस तरह से चॉकलेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे ही याद रखती हूँ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ओके, ये ध्यान में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। न्यू सेल जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अगेन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कैसे हो सकता है? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन तो एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम लिखते भी जाते हैं, ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस। रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल, तो हमने पढ़ा था न्यू सेल रीजनरेटेड फ्रॉम पुराने सेल से बन जाना। इट्स इट्स लाइक रीजनरेट तो नहीं होती, काइंड ऑफ डिवाइड होती है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो हमने पढ़ा था ओमिनेस सेलुला सेलुला, जो वर्कशॉप ने दी थी जो थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ठीक है, अबायोटिक मटेरियल्स अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग से कैसे ही हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? न्यू सेल जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। अगर आपको याद होगा तो वर्चाउ की थ्योरी के बारे में आप एक बार पढ़ना। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग। तो ये लास्ट लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस ये दो वर्ड्स को मैंने बहुत बार यूज किया था। ठीक है, पहला है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? आप बताओ मुझे, कुछ याद आया क्रिस्टी? तो क्रिस्टी हमने पढ़ा था कि जो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन की जो ये इनफोल्डिंग्स होती है इस तरह से, उसे आपने क्या बुलाया था? क्रिस्टी। ठीक है, तो यानी ए का आंसर तो यहाँ पे आपका सेकंड हो गया। अब आते हैं सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी हमने क्या देखा था? सिस्टर्नी जो आपके जब आप गोल्गी बॉडीज पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको याद है आपने इस तरह से ये सैक्स पढ़े थे जो कि पैरेलली अरेंज थे। तो वो क्या है? डिस्क शेप सैक्ड इन गोल्गी apparatus, यानी आपका बी का आंसर हो गया है थर्ड। और बचा थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स याद है हमने कहाँ पे पढ़ा था? कुछ याद करो। थैलेकॉइड्स थे जिसमें वो एक पे एक स्टैक थे, ग्रैनम बना रहे थे, फिर एक लैमेला था। कुछ कुछ याद आया आपको? तो ये क्या होते हैं? स्टोमा में प्रेजेंट फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं याद है तो जाके एक बार क्लोरोप्लास्ट को आप वापस से देख लो। ठीक है, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन यहाँ पे ध्यान, हमेशा ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट करेक्ट। इसमें क्या होता है ना, आप काफी बार एमसीक्यूज में यहाँ पे बहुत गलतियां होती हैं, तो इसीलिए ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस। अगर इसको अगर आप याद करो तो अम, हमें जहां तक पता है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में
में न्यूक्लियस नहीं होता, पहला। दूसरा, ह्यूमन आरबीसी पढ़ा था हमने, मैच्योरिटी पे चला जाता है। और सीड ट्यूब सेल्स याद है आपको? मैमेलियन आरबीसी, ये ध्यान रखना। इन सब में न्यूक्लियस नहीं होता। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। नहीं, वेल डिफाइंड सेल वॉल अगर आप याद करो तो एनिमल सेल में नहीं होता, तो किस में होता है वो? प्लांट्स, फंगस, फंगाई एंड प्रोकैरियोट्स। ओके। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यस, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है प्रोकैरियोट्स में। इवन जो न्यूक्लियस का जो रीजन है, इसको न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं, वो भी कोई वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, इट्स जस्ट अ साइट। और अगर आप बात करो राइबोसोम की, तो राइबोसोम ऑल्दो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। तो यानी कि आपका एक सी ऑप्शन सही है। लेकिन हम एक बार डी में भी देख लेते हैं। सेल ऑफ फ्रॉम डी नोवो फ्रॉम अबायोटिक। अगेन यहाँ पे अबायोटिक आ गया, तो अबायोटिक से तो नया सेल आप कैसे बनाओगे? आई होप आपको बायोटिक अबायोटिक में डिफरेंस पता है। नहीं पता है तो मुझे आप बताओ, कि गूगल पे सर्च करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका चैप्टर प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कोई वेल डिफाइंड आपके पास ना न्यूक्लियस है, ना ही ऑर्गेनेल्स है, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे? तो यानी उनको भी ज़रूरत है डिफरेंट डिफरेंट, अगर उनके पास कोई सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो वो डाइजेशन हो, सिक्रीशन हो, काफ़ी सारी चीज़ें उनको परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलाइज़ जो इनफोल्डिंग्स होती है, उसको हम कहते हैं मेसोसोम। तो बेसिकली मेसोसोम कुछ नहीं है, वो उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसकी इनफोल्डिंग। जैसे आप ये डायग्राम में देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड हो गई। इस तरह से क्या सरफेस एरिया भी बढ़ गया, जैसे मैंने तो वहाँ भी बताया था। एक धागे को ऐसे सीधा रखो और इस तरह से फ़ोल्ड करके इतने ही एरिया में आप एक लंबा धागा भी रख सकते हो। तो इससे क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ गया यानी कि अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी होनी है तो इसके पास अब स्पेस ज़्यादा है, ठीक है? अब आप इसके देख लो कि ये कितने-कितने फ़ोल्डिंग्स कौन-कौन से फॉर्म में हो गई। वेसिकल है, ट्यूब्यूल्स है और लैमेले है। दिस वन इज़ लैमेले, ठीक है? अब ये ध्यान आपको रखना है कि सिर्फ़ ये प्रोकैरियोट्स में है। आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, यूकैरियोट्स में नहीं है, बिकॉज़ यूकैरियोट्स के पास खुद के ऑर्गेनेल्स है। अब ना इसकी हम ये याद रखते हैं फंक्शन। अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे ऐसे याद किया था, CDRRSSE, इस तरह से हमने इसके 7 फंक्शन याद किए थे, थाला फॉर रीज़न, इस तरह से। तो अब पहला फंक्शन हम देख लेते हैं। पहला इसका फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन, ओके? अब डी से हमने किया था, किसमें हेल्प करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। अब तीसरा तीसरा थोड़ा याद है अगर आपको, हमने आर डायरेक्टली यूज़ नहीं किया था, लेकिन हमने किया था डीएनए को क्या करता है, डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कराता है, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम में ये डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन लिया था, इसीलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ कर लिया था, ठीक है? और अब फोर्थ क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। रेस्पिरेशन में आपका हेल्प करेगा। फिफ्थ क्या है? सिक्रीशन में हेल्प करेगा। सिक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है? एक ऐसे ये आ गया। और सिक्स्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। आप ऐसे भी इंक्रीज लिख सकते हो।
इस तरह से इंक्रीज़ लिखा जाता है, और आपको डिक्रीज़ लिखना है तो ऐसे डाउनवर्ड एरो, ठीक है? आप जब भी नोट्स बना रहे हो आपको ये काम आ सकता है। और 7th हमने लिखा है ई है, तो सेल की एंजाइमेटिक कंटेंट को ये इंक्रीज़ करेगा, ओके? तो ये सारे इसके फंक्शंस है, ये 7 फंक्शन है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ डीएनए सेल रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, तो ये री का यूज़ हो जाएगा, सीडीआरआर ऐसी ये इसके फंक्शंस है। तो ये सब अगर आप एनसी अगर आप 11th की आप एग्ज़ाम में अगर अपीयर हो रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कैन अ पोलर मॉलिक्यूल आल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे? इफ नॉट, देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन? तो अब ये पूछना चाह रहा है कि आप जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है ना, वो कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे, और क्या पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या वो भी उसी तरह से मूव कर सकते हैं जैसे कि आपके न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव कर रहे हैं? और अगर नहीं, तो फिर वो कैसे मूव करेंगे, ठीक है? तो अब देखो, पहली चीज़ तो हम देख लेंगे कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, ये जो है ना, ये आराम से सिंपल डिफ्यूजन, इनको इनको मतलब इनको ज़रूरत नहीं होती किसी भी एनर्जी की या किसी भी कैरियर प्रोटीन की, आराम से मूव कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। यानी कि क्यों? क्योंकि ये जो है, ये मूव करते हैं हाई कॉन्संट्रेशन से लो कॉन्संट्रेशन। यानी कि ये मूव करते हैं विथ कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट, इस तरह से आप कॉन्संट्रेशन को भी लिख सकते हैं। तो ये आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं। अब इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल आराम से सीधा मेम्ब्रेन से के आर-पार निकल सकता है। अब क्योंकि देखो, अब क्या है ना कि इनमें क्यों किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, तो ये आराम से फ्रीली अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं। अब पार्ट 2 ये पूछ रहा है, क्या ना पोलर मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये पूछना चाह रहा है, क्या पोलर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो आपको याद है, मेम्ब्रेन की अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, लिपिड बाइलेयर, तो उसकी जो सेंटर वाली ये वाली है ना, ये नॉन पोलर है। पोलर है, और क्या है, ये हाइड्रोफोबिक। तो अब पोलर जो मॉलिक्यूल्स है, अब वो इजीली मूव नहीं कर सकते, या तो एक तो वो 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। अब या तो आप उनका इनको दे दो कोई कैरियर प्रोटीन, ठीक है? उनकी उनकी हेल्प करा दो, जो ये जो क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, अभी कैसे मूव कर रहे हैं, तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मान के चलो, अब कैसे, अगर ये नहीं हो पा रहे, इनमें डिफ्यूजन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं ये, कि हमने क्या पढ़ा था, कैरियर प्रोटीन जो जिस तरह से मूवमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं? ये क्या पढ़ा था कि अब जहाँ पे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए एक कैरियर प्रोटीन की, एंड कैरियर प्रोटीन बेसिकली क्या है? एक टैक्सी है, जो कि हेल्प करेगी हमारे मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह से मूव कराने में, ठीक है? और इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हाई कॉन्संट्रेशन से लो कॉन्संट्रेशन की तरफ ही जाता है। और दूसरा एक और तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पहला क्या था? फैसिलिटेटेड, एंड दूसरा है एक्टिव। इसमें क्या है, लो से हाई की तरफ जाएगी, तो इसमें क्या है, यानी यहाँ पे एटीपी खर्च होगा, और यहाँ पे ग्रेडिएंट के अगेंस्ट है, यानी यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद है, तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारा एग्ज़ाम्पल, और अगेंस्ट द पोटेंशियल अगेंस्ट द ग्रेडिएंट मतलब क्या हुआ, जैसे कि जनरली मैंने जो बताया था टंकी वाला और नल वाला एग्ज़ाम्पल, टंकी से आपको नल में पानी चाहिए, आराम से आ जाएगा। बट यही अगर आप इसको इस टंकी में पानी भरना है, तो आपको एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप लो से
हाई में जब जाओगे तो आपको पड़ेगा एनर्जी की ज़रूरत। बट अगर आप हाई से लो में जा रहे हो तो आपको ये ग्रेविटी के हेल्प से ये हो जा रहा है। अब वहाँ पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट वहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, बट आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ें? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहे, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे और मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने के लिए या एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है? क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ये पूछ रहा है नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी दो मेम्ब्रेन होने चाहिए, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू ऑर्गेनेल्स, स्टेट देयर फंक्शन एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बोथ। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे दो ऑर्गेनेल्स जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो हम यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पूछा गया है तो हम एग्जाम्पल लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। क्यों? क्योंकि वो हमने पढ़ा था दोनों जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है? अब अगर आप बात करो यहाँ पे डायग्राम की, तो डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बट आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना। आप आपको क्या करना है, एक आउटर मेम्ब्रेन बनाना है और इस तरह से आप एक कोशिश करना, आप एक सेक्शन इसके इनर मेम्ब्रेन का भी दिखा दो और इनर मेम्ब्रेन में आपको दिखानी है क्रिस्टी। इस तरह से ये इन फोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन की, ठीक है? ये आपकी क्रिस्टी हो गई। क्रिस्टी के अंदर आप दिखाओगे मैट्रिक्स, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये आपकी इनफोल्डिंग्स को आपने बोल दिया क्रिस्टी। ये आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन यानी ये बाहर का, और ये जो फोल्डिंग्स वाला है ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? तो या आपको मिला के कितनी चीजें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आप आराम से इसमें लेबल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की क्या है। तो इसमें जो है ना आप ध्यान रखोगे कि पहला कि डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है। इनर ने क्या बनाया? आपकी इनर ने क्रिस्टे बनाया। और जो आपका दूसरी चीज आप ये पढ़ोगे कि अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स होती है उसको क्रिस्टी बोलते हैं, और सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। और क्रिस्टी क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है, एरिया को आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है? और मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में अब क्या-क्या आपके प्रेज़ेंट है? सर्कुलर डीएनए याद है? सर्कुलर डीएनए प्रेज़ेंट है, आपका 70S राइबोसोम प्रेज़ेंट है, और आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट है, जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस के कंपोनेंट्स। ओके? और आप ध्यान रखोगे एक और चीज़ कि हम इसको सेमी ऑटोनॉमस भी बुलाते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अब आप देखो, इसके पास खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, प्रोटीन भी बना सकता है, डिवीज़न भी कर सकता है, तो इसके पास इस बेसिकली इस वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस है। और अब इसका फंक्शन देख लो, ये क्या कराता है? ये एटीपी प्रोडक्शन का साइट है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। और इसका डिवीज़न जो होता है ना, फिशन से होता है। सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। और आपने सारी चीज़ें देख ली, और वो मत भूलना उनके एक बार शेप के बारे में अगर आपको पूछा जाए, तो ये कैसे होते हैं, शेप के बारे में अगर पूछे जाए कैसे दिखते हैं तो सॉसेज शेप्ड, या आप सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हो, ठीक है? सिलिंड्रिकल शेप। और अगर आपको अब डायमीटर अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करना कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे। 0.2 2 1 म्यू एम, और इसका लेंथ कितना है? ओके?
इस ऐसे ही आप करना, एक काम करो, एक पेज पे सारे जितने भी मेज़रमेंट्स है ना, अलग से आप ऑर्गेनल्स के या जो भी आप म ऑर्गेनिज़्म जो भी जो भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, आप एक बार ऐड कर लो। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह से एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी, जहाँ पे ये सारे जितने भी हम डायमीटर्स या जितनी भी लेंथ, जितनी भी ऑर्गेनिज़्म या ऑर्गेनल्स के पढ़ते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो और वो एक पेज पे आपको मिल जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, एक और हमें बताना था, तो हमने एक क्लोरोप्लास्ट भी ले लिया जो कि है डबल मेम्ब्रेन। तो एक आप देख लो यहाँ पे, आप इस तरह से डायग्राम बना देना। एक आप ऐसे आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेना, एक सेक्शन इस तरह से भी दिखा देना ताकि आप इसके इनसाइड में क्या-क्या है वो आप दिखा सको। एक आपका हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर आपने इस तरह से एक इनर मेम्ब्रेन भी ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो, ये जो आपके स्टैक्स है ना इस तरह से कॉइन्स जैसे, ये एक आपका हो गया थैलाकॉइड, और ये पूरे को आपने बना बना दिया ग्रैनम। और जब एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड है, उसको आपने बोल दिया स्ट्रोमा लैमेले, ओके? और इस जो ये जो खाली स्पेस आपको दिखता है, इसको आपने स्ट्रोमा बोल दिया, ओके? क्या बुला दिया आपने? इस एरिया को स्ट्रोमा बुला दिया, यानी स्ट्रोमा में प्रेज़ेंट है थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड स्टैक्स हैं और उन्हें हमने ग्रैनम बना दिया और वो कनेक्टेड है स्ट्रोमा लैमेले से, ओके? तो अब एक बार हम इसके भी देख लेते हैं कि क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसा है इसका शेप, लेंस या ओवल शेप, ओके? इसका शेप ऐसा हो गया, या आप डिस्कॉइड भी बोल सकते हो, लेंस, ओवल, डिस्कॉइड, ठीक है? अब इसकी जो लेंथ है, वो है 5 टू 10 म्यू और विड्थ है 2 टू 4 म्यू है, और डबल मेम्ब्रेन है, जो कि हमने देखा। और जो इनर है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो इनर वाली है, लेस परमिएबल है, ओके? याद रहेगा। और आप एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, कि जो मैट्रिक्स है, वो सबसे इनर वाली लेयर है। नॉट बेसिकली लेयर, बट कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेज़ेंट एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको आपने क्या बुलाया? स्ट्रोमा बुलाया। इसके मैट्रिक्स को हमने स्ट्रोमा बुला दिया, ओके? जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेज़ेंट है, ओके? अब आप आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमने पढ़ा था, स्ट्रोमा में क्या प्रेज़ेंट है? थैलेकॉइड्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक है, और थैलेकॉइड स्टैक होके क्या बनाते हैं? ग्रैना। ग्रैना को कनेक्टिव कौन कनेक्ट करता है? स्ट्रोमा। और थैलेकॉइड के अंदर जो एरिया है, उसको आप बुला दोगे ल्यूमेन, ओके? ल्यूमेन बना दोगे। और नेक्स्ट पॉइंट, अगेन दिस इज़ आल्सो सेमी ऑटोनोमस। यहाँ पे भी क्या प्रेज़ेंट है आपको? यहाँ पे भी आपको प्रेज़ेंट होगा सेम 70S राइबोसोम विथ सर्कुलर डीएनए, इसीलिए ये आपका सेमी ऑटोनॉमस हो गया, ओके? और एक चीज़ और फंक्शन याद रख लेना कि सिंथेसिस के, एक चीज़ और आप ध्यान रखना ना कि फोटोसिंथेसिस का जो साइड है, जो ग्राना है आपका, ग्राना लाइट रिएक्शन का साइट है, और स्ट्रोमा यानी ये वाला एरिया जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, इस डार्क रिएक्शन का साइड। और अब एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि ग्राना जो है वो लाइट रिएक्शन का क्यों साइट है? क्योंकि जो क्लोरोफिल होती है ना, जो क्लोरोफिल पिगमेंट हमने पढ़ी थी, वो एम्बेडेड होती है थैलेकॉइड में, और उसका ही मेनली उसका ही काम होता है लाइट रिएक्शन में हेल्प कराना।
तो इस तरह से आप कहाँ पे होगी क्लोरोफिल पिगमेंट आपके थैलाकॉइड में एम्बेडेड, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट सेल? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो पहला चीज़ प्रोकैरियोट हमने डिवाइड कर लिया, यानी जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ओके? तो पहला हम कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएँगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आप इस तरह से एब्सेंट या प्रेज़ेंट भी लिख सकते हो, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके बदले क्या होता है? न्यूक्लियेट रीजन होता है। न्यूक्लियेट रीजन कहाँ? जहाँ डीएनए जो है फ्रीली साइटोप्लाज़्म में रहता है, उस एरिया को ही हम लोग बुला देते हैं न्यूक्लियेट रीजन, ठीक है? न्यूक्लियेट रीजन बुला देंगे, बट यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट नहीं होता, इट्स जस्ट अ रीजन। सेकंड, डीएनए सर्कुलर है बट नेकेड है, ओके? यानी यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है जैसे हमारे डीएनए में जो स्पूल्स बनते हैं, वो कराता है, बट यहाँ पे दे डोंट हैव एनी हिस्टोन प्रोटीन, तो यहाँ पे इनका सर्कुलर डीएनए है और ये नेकेड है। तीसरा, इनके पास जो राइबोसोम है, वो है 70S, ओके? यहाँ पे क्या है, 70S राइबोसोम है और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस। हालाँकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ही होते हैं, बट हम फिर भी यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि अ, जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड कुछ भी नहीं है। फोर्थ आते हैं मेसोसोम्स, जो भी हमने पढ़ा 7 कैरेक्टरिस्टिक, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, ओके? एक और कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ लेते हैं, इसमें मेसोसोम हो गया, ओके? अब ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, इनका साइज़ जो था हमने देखा था 1 टू 10 म्यू, इसीलिए क्या है ये काफ़ी ज़्यादा यूकेरियोट्स के कंपैरिज़न में काफ़ी जल्दी अ, डिवीज़न कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके? सिक्स्थ, प्लाज़्मिड डीएनए। अगर आपको पता हो कि ये एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जिसके कारण एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आती है प्रोकैरियोट्स में। अगर आपको पता हो, थोड़ा याद करो, एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट करके, तो इसमें प्लाज़्मिड डीएनए भी प्रेज़ेंट होता है। अब इसमें क्या मिलता है आपको? मोटिलिटी के लिए फ्लैजेला प्रेज़ेंट रहता है, ओके? इससे मोटिलिटी हो सकता है एंड आपके प्रेज़ेंट होते हैं पिलर एंड फिम्ब्रेट, ये सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? इनका क्या इंडिविजुअल फंक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके? अभी हम 8 देख लेते हैं और कि इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, पीपीएलओ, या आप माइकोप्लाज़्म बोल दो, ठीक है? माइकोप्लाज़्म ज़रूर ध्यान रखना। माइकोप्लाज़्म और क्या है? स्मॉलेस्ट कुछ याद आया? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? उसका भी एग्ज़ाम्पल ये है। और अब एक 9th आप ये भी देख सकते हो कि अलग-अलग शेप में हैं, जो बैक्टीरिया थे अलग-अलग शेप में थे, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम भूल गए हैं, सेल एनवेलप, जो कि 3 लेयर्स की थी, कुछ याद आया? कुछ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जी, सी, टी, ग्लाइकोकैलिक्स था, सेल वॉल, उसके बाद सबसे इनर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये 3 लेयर होती है। ये आपकी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ है, ग्लाइकोकैलिक्स भी
2 तरह के होते हैं कुछ, अगर आपको याद है, स्लाइमी लेयर, कैप्सूल, फिर आता है सेल वॉल, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ये है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें डिवीजन ऑफ लेबर इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल होते हैं मल्टीसेलुलर में, तो हर एक जो सेल है अपना अलग अलग काम करती है, ठीक है? अब आप देखो, अगर हमारी बॉडी में देखो, जैसे हमारी ह्यूमन का एग्जांपल लो, बिकॉज हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे पास नर्व सेल है जो कि क्या सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करती है, मसल सेल है मूवमेंट का काम कराएगी, कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी, आरबीसी है, ऑक्सीजन काम, इनका काम है सिर्फ़ ऑक्सीजन कैरी करना, डाइजेशन के लिए अलग सेल है, ठीक है? तो हर एक सेल का ना स्पेसिफिक काम है। इस वजह से क्या बोला गया है कि हमारे जो मल्टीसेलुलर है उनके अंदर है डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में क्या है, मेसोसोम इनफोल्डिंग हमने देखी। मेजॉरिटी फंक्शंस वही करा दे रहा है, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, वहाँ आपने देखा होगा डिवीजन में हेल्प करा रहा है। तो वहाँ पे वो काफ़ी सारी हेल्प कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास हर फंक्शन के लिए अलग टाइप के सेल है, और उससे फ़ायदा भी ये होता है कि पहला फ़ायदा ना कि स्पेशलाइज़ेशन, अगर आप देखो इस वजह से क्या काफ़ी स्पेशलाइज़्ड है। ज़्यादा एफिशिएंसी है, मतलब क्योंकि हर एक सेल अपना खुद का काम कर पा रहा है। दूसरा सेल कि अब पूरा जो और आपका एक ऑर्गेनिज़्म है, वो ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे काम कर पाएगा, यानी कि जो यूनिसेलुलर है, उनसे ज़्यादा वो बेटर काम कर पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप कभी बाहर खाना खाने जाओ और आप देखते हो कभी-कभी कोई रेस्टोरेंट होते हैं, वो चाइनीज़ है, इटालियन है, या फिर इंडियन में भी काफ़ी सारे क्यूज़ीन्स हैं जो स्पेशली वो वही सर्व करते हैं, या डेज़र्ट के लिए अगर ये कोई अलग शॉप है, मिठाई की अलग शॉप है, तो आप देखना जो स्पेशलाइज़्ड है उस शॉप, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैरायटी मिल जाएँगे कंपेयर टू जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिलता हो। शायद आपको वहाँ पे वो स्पेशलाइज़्ड या वहाँ की कोई लोकल ऑथेंटिक डिश ना मिले, जो कि आपको शायद किसी चाइनीज़ या किसी जापानीज़ रेस्टोरेंट पे मिल जाए, लेकिन आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट जहाँ पे सारे तरह के खाने मिलते हैं, वहाँ आपको नहीं मिले। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स काम हो सकता है जहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है। अब तीसरा फ़ायदा क्या होता है, अगर कभी कोई सेल खराब हो गया, तो दूसरा सेल जो है वो आराम से वो फ़ंक्शन कर सकता है। अब अगर आप यूनिसेलुलर की बात बोलो, अगर वहाँ पे कोई फ़ंक्शन स्टॉप हो गई, तो उनके सेल को वहाँ पे वो सेल मर भी सकता है वो फ़ंक्शन रुकने की वज़ह से। बट क्योंकि मल्टीसेलुलर है, तो अगर किसी सेल को कुछ डैमेज होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी दूसरे सेल है प्रेज़ेंट, जो कि वो काम कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया आपको कि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल सारा काम करेगा, मल्टीपल में हमारे पास दूसरों के लिए, हर सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, तो उसे ही आप डिवीजन ऑफ लेबर बोल दोगे, और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बट मोर एफिशिएंट, क्योंकि हर एक सेल अपना जो स्पेशलाइज्ड है, वो अपना खुद का काम कर रहा है। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो हमने शायद ये हमने लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने इसी से स्टार्ट करी थी कि जो सेल है इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट, पहले देख लो स्मॉलेस्ट यूनिट। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो सबसे छोटी यूनिट है उसको आप बोलोगे सेल। क्या बोलोगे उसको? सेल। तो सेल से छोटा जो भी है वो इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट की, ठीक है? तो आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, हर एक सेल से बना है, यूनी बना है एक सेल से, मल्टीसेलुलर बने हैं ढेर सारे सेल से, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तीसरा फंक्शनल यूनिट। अब जो है सेल जो है सारे जितने भी फंक्शन है वो सारे परफॉर्म करता है, बी इट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन जो है कि सब कुछ एक सेल में आराम से हो रहा है, भले वो
आपका मल्टी हो या यूनी हो, यूनी वाले भी सारा काम करा ले रहे हैं, खाना बनाना, साँस लेना, वेस्ट एक्सक्रीट करना, ठीक है? तो वो एक तरह से सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी है आपकी सेल। अब बात करो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी, अगर आपको याद हो बर्चॉ की थ्योरी क्या थी? ओमिनिस ओमनिस सेलुलाe ई सेलुला, यानी कोई भी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई होती है, ठीक है? तो इससे ओरिजिन ऑफ लाइफ भी आपकी हुई। उसके बाद हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या हुआ? हेरी अ, स्पेलिंग्स आप थोड़े अच्छे से देख लेना खुद से एक बार, ठीक है? अ, ठीक है, सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, ये तो हमें पता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोर करता है और यही इन्फॉर्मेशन वो एक जनरेशन दूसरे से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करता है, ठीक है? तो इससे क्या लाइफ जो है आपकी कंटिन्यू रहती है। तो सेल में एक सिंगल सेल में ये सारी चीज़ प्रेज़ेंट है खुद के दम पे। ऐसा नहीं है कि एक सेल में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हमने प्रोकैरियोट में एग्ज़ाम्पल देख लिया कि ये सब होने के बावजूद भी और काफ़ी सी ऑर्गेनेल्स नहीं भी होती है, फिर भी वो आराम से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चल गया है क्या है? सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आराम से एग्जिस्ट कर सकती है। अब आगे बढ़ें, तो व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स एंड स्टेट देयर फंक्शन। सो न्यूक्लियर पोर्स, अगर आपको याद होगा कि हमने देखा था जो न्यूक्लियस है ना, वो कुछ इस तरह से डबल मेम्ब्रेन थे, पैरेलल मेम्ब्रेन, और ना उसमें कुछ गैप्स हमने देखे थे। फॉर बेटर रेफरेंस मैं बोलूँगी एक बार एनसीईआरटी की डायग्राम को आप रेफर करो, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियर आपकी है इनवेलप, वो बनी होती है 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से, ठीक है? और कई जगह पे ना 2 मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाती है और एक ओपनिंग बनाती है, ओके? तो आपके ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे-छोटे ओपनिंग्स, जो कि 2 मेम्ब्रेन के फ्यूजन पे बन जाते हैं, ओके? अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं क्या है। तो ये एक्ट्स एज़ पैसेज, पैसेज मतलब एक तरह से गेट जहाँ से आरएनए एंड प्रोटीन अपना ईज़िली मूवमेंट कर सकते हैं, यानी साइटोप्लाज़्म से बाहर जाना या साइटोप्लाज़्म से न्यूक्लियस के अंदर आना, तो ये सारा मूवमेंट ईज़िली हो सकता है बिकॉज़ ऑफ दिस पैसेज। अब इसकी क्या ज़रूरत है? साइटोप्लाज़्म से क्या ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ अंदर आने की या बाहर जाने की? तो अगर हम डिटेल में देखें तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ये तो हमें पता है। में आपका डीएनए होता है और डीएनए से एमआरएनए बनता है। अब जो ये एमआरएनए होता है, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म में जाके क्या कराएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? अब प्रोटीन सिंथेसिस कराया, तो इस तरह से अब हमें जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें भेज दी, ठीक है? अब प्रोटीन जो न्यूक्लियस में काम करते हैं, वो साइटोप्लाज्म में जाके बन रहे हैं, ठीक है? यानी अब हमें न्यूक्लियस पोर से साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन्स अगर चाहिए, तो उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी साइटोप्लाज्म से आप कोई मूवमेंट करा रहे हो किसी प्रोटीन का न्यूक्लियस में, तो इसके लिए भी न्यूक्लियस पोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूक्लियस पोर जो है, आप उसको देख सकते हो एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है, किसके बीच में? आपके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके? ठीक है? आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? हुँ। Both lysosome and vacuoles are endomembrane structures, yet
दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन कमेंट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो आपके एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम ही है देखा जाए, एंडोमेम्ब्रेन का बाकी अगर हम 2 चीज़ और है, एक तो है ईआर एंड गोल्गी बॉडीज़, ठीक है? गोल्गी apparatus आपका। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम एंड वैक्यूम भी तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, बट इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है, इसके बारे में बताना है। तो अगर आपको याद हो, हम पहले लाइसोसोम देख लेते हैं। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, याद है? कुछ सुसाइड बैग भी कहते थे, सुसाइड बैग ऑफ सेल। और इसमें ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि एक एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। और अगर आपको याद हो, इसमें क्या-क्या एंजाइम्स थे आपके? लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेस। तो ये क्या करेगा? लिपिड का डाइजेशन करेगा। ये क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, ये कार्बोहाइड्रेट का। तो यानी कि अगर आप देखो, ये सारे सेल के कंपोनेंट्स हैं। सेल में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इस लाइसोसोम के पास सबको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी, यानी एक सर्टेन पीएच पे ये आराम से सबको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है? अब जहाँ तक बात आते हैं वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल का काम होता है, ये भी ईआर से बना है, लेकिन इस ये क्या कंटेंट करता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ओके? यानी जो भी सेल को यूज़फुल चीज़ें नहीं है, ये उसको स्टोर करेगा, ठीक है? इसकी मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, और ये ना क्या करती है, एक टर्गर प्रेशर मेंटेन करके रखती है। तो ये प्लांट्स में रिजिडिटी में हेल्प करती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या करेगी, रिजिडिटी में हेल्प करेगी। अब मेन इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज का, ये ध्यान रखना। ये किसी को बार बार नहीं रही, ये काम कर रही है स्टोरेज का। ऑस्मो रेगुलेशन भी कराएगी, आपको याद है एक्सक्रीशन भी कराएगी, फूड डाइजेशन भी कराएगी, हमने पढ़ा था फूड वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, फूड वैक्यूल्स का क्या काम था, फूड डाइजेशन। ओके, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पढ़ा था, अमीबा, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करा रही थी। और एक और चीज़ याद है, टोनोप्लास्ट का क्या काम था? टोनोप्लास्ट क्या कर रहा था? जैसे कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो जाती है, तो ये लो से हाई की तरफ ट्रांसफर कराता है। और वैक्यूल्स जो है ऑलमोस्ट किसी भी सेल का 90% हिस्सा कवर करके रखती है, ठीक है? तो लाइसोसोम का काम क्या हो गया मेनली, आपको किसी भी सेल को एंड करने का काम हो गया। बट अगर बात करें वैक्यूल का, तो वैक्यूल का काम हो जाता है मेजरली स्टोरेज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विथ लेबल डायग्राम, न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम। ओके, तो यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप ध्यान से एक बार देख लेना। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस में मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले उसे ड्रॉ किया था, बट मैं ड्रॉ कर लूंगी। ओके, कुछ इस तरह से है। मैं स्टिल आपको कहूंगी कि आप भी अगर साथ में भी प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपकी न्यूक्लियर इन्वेलप हो गई। डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा, या आपको न्यूक्लियर को कवर करती है, दिस इज न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन। एंड दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी ये वाला, इसके आप कह सकते हो पेरी न्यूक्लियर
ओके। अब न्यूक्लियर पोर, ये आपके न्यूक्लियर पोर हो गए। न्यूक्लियर पोर का क्या काम था? छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज़ होती है वहाँ जाके एक पोर्स बन जाते हैं जो कि आरएनए एंड प्रोटीन को मूवमेंट कराते हैं दोनों डायरेक्शन में, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियस से आपके सेल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। ओके। फिर जैसे आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो इस तरह से, ये जो अंदर जो ये आपका पूरा डेंस, आप इसको शेडिंग भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ओके, तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो है, जो डेंस फ्लूइड है, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या इसको न्यूक्लियस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। बस मैट्रिक्स। अब एक होता है न्यूक्लियोलस, आप ये देख रहे हो, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या हो गया? न्यूक्लियोलस क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बट यहाँ पे ना आरएनए सिंथेसिस का, ठीक है, आरएनए का सिंथेसिस का साइट है। तो यहाँ पे क्या, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस वाली सेल में ये न्यूक्लियोलस और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब और भी क्या है, इसमें क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन क्या है, लूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, आरएनए भी होता है। इसमें क्या, डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये आराम से नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं, बट जब कोई भी सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वहां पे ये क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डायग्राम में देख ली। तो न्यूक्लियस तो हमने देख लिया, अब एक बार हम बात कर लेते हैं सेंट्रोजोम की, कि सेंट्रोसोम का कैसा डायग्राम होता है। तो सेंट्रोसोम अगर आपको याद होगा, तो इस तरह से दो सेंट्रियोल्स जब ऐसे परपेंडिकुलर पे आते हैं तो वो सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो अब एक काम करते हैं कि हम एक सेंट्रियोल का डायग्राम देख लेते हैं कि सेंट्रियोल दिखता कैसे है और उसके क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होता है उसकी इंटरनल आपको स्ट्रक्चर मैंने बताई थी कैसी होती है, कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या होती है कार्टिल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होते हैं कि 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं, मतलब कि क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। अब हर एक जो फिब्रिल होता है वो ट्रिपलेट्स बनाता है, मतलब कि हर एक जो फिब्रिल होता है उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ना कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि अगर आप ये मान लो, एक ये हो गया, ए मान लो, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से बी मान लो और कुछ इस तरह से सी मान लो। ओके, क्लियर है इतना? अब हम काम करते हैं कि और जितनी भी जो ट्रिपलेट्स है वो अपने एडजेसेंट ट्रिपलेट से लिंक्ड होते हैं। ओके, एक काम करते हैं, अब हम लोग ना डायग्राम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो इसके लिए हम थोड़े से कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि है क्या क्या। ये एक देख लो, ये आपका सेंट्रल हब बना दिया हमने। हम अब बात कर लेते हैं अपने माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स की, जो कि ऑफ कोर्स 9 है। तो मैं अभी आपके जितने भी स्पोक्स हैं, जो 9 स्पोक्स हैं वो भी बना देती हूँ। एक सपोज के, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, 3 4 5 6 7
8 और एक 9 यहाँ पे ले लेते हैं, ओके? आप इस अच्छे से इस डायग्राम को बनाना हो, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, सारे ट्रिपलेट्स को बना लेते हैं। ये भी ए, बी, सी, ए, दिस इज़ बी एंड सी, ए, बी, सी, बी, सी, ए, बी, सी। ये एक्चुअली इस तरह से होते हैं, पूरे सर्कुलर में नहीं होते। इस चीज़ का ध्यान में रखना। ओके, सी, ए, बी, सी, तो इस तरह से ये आपके सारे ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है? अब हम एक बार इनको डायग्राम को लेबल भी कर लेते हैं कि ये आपका हो गया सेंट्रल हब, ओके? और ये आपके हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट, ओके? ये आपका हो गया स्पोक। और एक और चीज़ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो ध्यान रखनी है, इस तरह से आपके इस ये यहाँ से जुड़ेगा ए और सी। तो ये ए सी ना इस तरह से लिंक भी होते हैं, जिसको आप बोल देते हैं ए सी लिंकर, बिकॉज़ ये ए और सी के बीच में, तो इसे ए और सी। तो बेसिकली लिंकर्स का काम क्या है? इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज़ वो आपस में अब लिंक्ड हो गए, तो उनमें एक मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होगी और वो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, रादर देन इधर-उधर भागने की। अब वो एक एक अपनी तरीके से एक एक ही तरह के मूवमेंट को परफॉर्म करेगी, ठीक है? तो अब हम बात कर देते हैं, ये आपने हमने ये सारे लेबलिंग वगैरह देख ली, ये आपको समझ में आ गया। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो पहला तो फंक्शन सीलिया एंड फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाते हैं ये, ओके। दूसरा क्या कर दिया? सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और इसी को यही फंक्शन है, मतलब कि आपका जो जितना भी सेल डिवीजन के टाइम में आपको जो भी स्पिंडल अपैरेटस चाहिए वो बनाएँगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एनिमल सेल में ओनली, ठीक है? हमने ये सेकंड लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा था, जब हमने डिफरेंस डिस्कस करा था कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये एक डिफरेंस था जिसमें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमल सेल में प्रेज़ेंट होते हैं, ओके? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये किस तरह से होता है। और चाहिए तो एक मैं कोशिश करूँगी कि इस डायग्राम को अच्छे से बना के, या फिर अगर मेरे पास कोई डायग्राम अवेलेबल है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्ज़ैक्टली ये दिखते कैसे हैं। तो हम देख लेते हैं कि सेंट्रोमेयर क्या है एंड हाउ डज़ पोज़ीशन ऑफ सेंट्रोमेयर फॉर्म बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, सपोर्ट विद डायग्राम, ओके। तो सेंट्रोमेयर क्या है कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर, ओके। और सेंट्रोमेयर कैसे बनता है? पहले तो क्या होता है कि जितने भी आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जब सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है, उसे आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस बोल दिया, या सेंट्रोमेयर, ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर।
अब बात आती है एक काइनेटोकोर करके भी एक टर्म होता है जो कि इस तरह से एक प्रोटीनेशियस डिस्क होती है जिसे आप काइनेटोकोर बोलते हैं। एक्चुअली इनका जो काम होता है, जो सेल डिवीजन के टाइम में ना स्पिंडल फाइबर यहाँ से आके अटैच होते हैं, वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ताकि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो सके, ठीक है? अब बात करते हैं कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे आप क्रोमोसोम को 4 तरह से डिवाइड करते हो। पहला है टाइप 1 मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या होता है कि आर्म्स जो हैं इक्वल होते हैं। मतलब कि जो आपका सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल एकदम सेंटर पे होता है। तो इससे होता है एम से मेटा, एम से मिडल, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, बिल्कुल बीच में दोनों आर्म्स जो हैं, इनकी लेंथ जो है वो एकदम सेम होगी और इनका शेप जो होगा वो वी शेप्ड होगा, बिकॉज़ आर्म अगर आप देखो तो आर्म अगर इक्वल है तो ये कुछ इस तरह से वी शेप्ड बना रहे हैं। ओके, अब टाइप 2 पे आते हैं। आपका टाइप 2 क्या हो गया? सब मेटा। सब मेटासेंट्रिक मतलब कि सेंटर से थोड़ा-सा दूर। तो अब इसमें क्या होगा कि एक आर्म शॉर्ट होगी और एक आर्म थोड़ी लॉन्ग होगी। ओके? दोनों आर्म इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। ये किस तरह से लगेगा आपको कि ये एक तरह से एल शेप बना रहा है। एल शेप क्यों? जैसे आपका ये एल होता है, इ इसमें एक आर्म बड़ा, एक आर्म छोटा। ओके? इस तरह से ये अपीयरेंस होगा। अब बात करते हैं टाइप 3 की, जो कि है एक्रोसेंट्रिक, जिससे आप समझ सकते हो ए से एक्रोसेंट्रिक यानी एंड के पास, यानी कि एक आर्म बहुत ही छोटी होगी और एक आर्म काफी बड़ी होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो जे शेप्ड। आप देख रहे हो, एक आर्म काफी छोटी और एक आर्म काफी बड़ी, इसको हमने जेप शेप बोल दिया। अब टाइप 4 आ गया आपका टीलोसेंट्रिक। ओके, टीलोसेंट्रिक मतलब क्या? एकदम एंड पे, यानी कि यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही आर्म होगी, यानी ये होगा आई शेप्ड। ओके, तो आपके पास ये 4 तरह हो गए। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे तो सेंट्रोमेयर एकदम एंड पे है, तो इसको कैसे याद रखोगे? आप यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको ये सारे याद रखने हैं। माय सिस्टर एट टमेटोज़, जिसमें आपको आ गया एम से मेटासेंट्रिक, जिसमें आपका अ, एकदम एम से मेटा, एम से मिडिल, उसके बाद आपका एस से आ गया सब मेटा, मतलब कि मेटा सेंटर से थोड़ा सा दूर। अब ए से क्या आ गया? ए से आपका आ गया ये थर्ड वाला एक्रोसेंट्रिक, मतलब कि ये और दूर हो गया। ओके, अब स्लाइटली और ज्यादा दूर। ओके, अब टी से आ गया टीलोसेंट्रिक, मतलब पूरा टर्मिनल पे, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही आर्म होगी और वो भी पूरे एंड पे। अब एक और चीज आती है यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की, जो एक और एक्स्ट्रा अपीयरेंस देती है, जिसे आप सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है उस वो और सैटेलाइट आप ध्यान में रखना। अब एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने क्या क्या पढ़ा था, सारे क्वेश्चंस में हम हमने क्या-क्या चीज़ पढ़ी थी ताकि आपको याद रहे। हमने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, नॉट सेल की सेल की किसने की है? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। न्यू सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, वो शाओ ने बताया था। होमोनिज ई सेलुलर सेलुलर, शेल्डन एंड स्वान की थ्योरी में एक ऐड ऑन किया था जिससे आपने सेल थ्योरी बनाई थी। फिर आती है क्रिस्टी, क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और सिस्टर नहीं होती गोल्गी बॉडी में, थैलेकॉइड्स होते हैं स्ट्रोमा में, प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। उसके बाद मेसोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, इसमें 7 फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ये मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। ओके, अब आते हैं न्यूट्रल्स और आपके जितने भी न्यूट्रल चीजें हैं वो सिंपल डिफ्यूजन करेंगी, और जो भी पोलर है उनको चाहिए होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक कैरियर मॉलिक्यूल जो कि टैक्सी का काम करेगा। डबल मेम्ब्रेन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, सेमी ऑटोनोमस है दोनों, क्यों? सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियस नहीं, 70s राइबोसोम, मेसोसोम प्रेजेंट होना, एक प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा डीएनए में सब में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। डिवीजन ऑफ लिवर मिलेगा आपको, इसका मतलब कि जो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे डिवीजन ऑफ लिवर देखने को मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है।
अब सेल जो है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? हमने डिटेल में पढ़ा था। न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? आरएनए प्रोटीन का मूवमेंट कराते हैं दोनों डायरेक्शन में, यानी ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। लाइसोसोम डाइजेशन का काम कराएगी, एसिडिक पीएच में एक्टिव होगी। वैक्यूल का काम है स्टोरेज का। टोनोप्लास्ट जो टर्जिट बनाता है सेल वॉल को, प्लांट सेल को। वैक्यूल है जो स्टोरेज का काम करता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और टर्जिडिटी का काम करता है, वो 90% कवर करके रखता है प्लांट सेल को। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। डबल मेम्ब्रेन है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेंट्रोसोम। आपकी सेंट्रोसोम क्या है? जो दो सेंट्रिक दो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं, उसे आपने सेंट्रियोल्स बना दिया। ओके, वो 9 ट्रिपलेट से बने हुए होते हैं। सेंट्रोमेयर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। 4 टाइप के हैं, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये सारी चीजें खत्म होती हैं। जहाँ तक बात रही इस डायग्राम का, तो यह डायग्राम आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा अभी। और इसके साथ ये चैप्टर हम पूरा एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो पुराने 100 PYQs एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आप रेडी रहना। 100 क्वेश्चंस है, यानी काफी टाइम लगेगा। तो पेन पेपर रेडी रखना और आप मेरे साथ सॉल्व करना। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो मुझे, मैं उसे सॉल्व करूंगी। और अगर कोई डाउट या कुछ भी आपको लगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन है और यहाँ पे आपको ये चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ में आया, आप वो भी अपना फीडबैक आप आराम से मुझसे शेयर कर सकते हैं। फीडबैक के लिए हमेशा मैं ओपन हूँ। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये सारे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको नहीं समझ में आया, वापस देखो। बस इतना ही। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 100 PYQs। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छे से पढ़ोगे तो सब अच्छा ही होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।